डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? संविधान के निर्माता, है ना? बिल्कुल सही। पर कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। वो सिर्फ संविधान के नहीं बल्कि आधुनिक भारत की कई और मजबूत नींवों के भी वास्तुकार थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई उनके पूरे योगदान को जानते हैं? मतलब संविधान के अलावा क्या हम उन्हें एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाले एक जबरदस्त लीडर और महिलाओं के अधिकारों के एक सच्चे चैंपियन के तौर पर भी पहचानते हैं? चलिए आज उनके काम के इन पहलुओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, उनका इकोनॉमिक विजन। अच्छा, क्या किसी ने सोचा है कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है, यानी हमारा आरबीआई, उसकी नींव के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का दिमाग था? ये बात है राजनीति में आने से काफी पहले की। 1923 में उन्होंने किताब लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इस किताब में उन्होंने भारत की करेंसी से जुड़ी मुश्किलों को बड़े ही गहराई से एनालाइज किया और बताया कि इसे स्टेबल कैसे किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि यही किताब आगे चलकर भारत के सेंट्रल बैंक की नींव बनी। और देखिए, उनके इस अकादमिक काम का असर कितना सीधा और साफ था। 1923 में उनकी किताब आती है, फिर 1926 में हिल्टन यंग कमीशन उनकी सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करता है। इसी के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट पास होता है और फाइनली 1935 में आरबीआई अपना काम शुरू कर देता है। मतलब एक विचार कैसे हकीकत में बदलता है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्तंभ की तरफ, और ये है श्रमिकों के अधिकार। 1942 से 1946 के बीच डॉक्टर अंबेडकर वाइसरॉय की परिषद में लेबर मेंबर थे, और इसी दौरान उन्होंने भारत के श्रम कानूनों की वो नींव रखी जिसने सच में करोड़ों मजदूरों की जिंदगी बदल के रख दी। उनके सुधारों का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पहले क्या था? काम के घंटे तय नहीं थे, कोई पेड छुट्टी नहीं मिलती थी और महिला मजदूरों का तो बहुत शोषण होता था। लेकिन उनके बाद क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर्ड वर्किंग वीक मिला, पेड लीव का अधिकार मिला, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिले, मतलब मजदूरों के वेलफेयर पर ध्यान दिया जाने लगा। ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था सच में। और इसी क्रांतिकारी बदलाव का एक सबसे बड़ा हिस्सा था हफ्ते में 48 घंटे काम। जी हां, उन्होंने काम के घंटों को सप्ताह में 48 आवर्स तक फिक्स कर दिया। इससे मजदूरों को न सिर्फ शोषण से राहत मिली, बल्कि उनकी जिंदगी में एक बैलेंस भी आया। पर उनके सुधार सिर्फ काम के घंटों तक ही नहीं रुके थे। उन्होंने एक ट्राइपार्टाइट सिस्टम बनाया, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मालिक, मजदूर और सरकार तीनों मिलकर फैसले लेते थे। इसके अलावा पेड हॉलिडेज, मिनिमम वेज, ट्रेड यूनियंस को कानूनी मान्यता, ये सब भी लागू किया। उनका विजन वाकई में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और ह्यूमेन था। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, और ये एक ऐसा मुद्दा था जो उनके दिल के बेहद करीब था, महिला सशक्तिकरण। और इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसका सिर्फ एक मकसद था, महिलाओं को कानूनी बराबरी दिलाना। तो ये हिंदू कोड बिल आखिर था क्या? सोचिए, इसे आज़ाद भारत में महिलाओं के अधिकारों का चार्टर कहा गया था। इसका सीधा सा मकसद था कि जो पारंपरिक हिंदू पर्सनल लॉ हैं उसे बदला जाए और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाएं। उस जमाने के हिसाब से ये सोच सच में बहुत आगे की थी। और इस बिल के जो प्रावधान थे वो सच में क्रांतिकारी थे। जैसे बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देना, एक से ज्यादा शादी पर रोक लगाना, महिलाओं को सही कारणों के आधार पर तलाक का अधिकार देना और शादी ब्याह में जाति की जो दीवारें थीं उन्हें भी खत्म करना। लेकिन जब जबरदस्त विरोध के कारण ये बिल संसद में पास नहीं हो सका तो डॉक्टर अंबेडकर ने जानते हैं क्या किया? उन्होंने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये दिखाता है कि महिला अधिकारों को लेकर उनका कन्विक्शन कितना मजबूत था। उन्होंने सत्ता से ऊपर अपने सिद्धांतों को रखा। और अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए सामाजिक न्याय। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का जो विजन था वो सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अधिकार भी उतने ही अहम थे। उनकी अपनी पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संविधान में लिखी ये बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि पार्टी का लक्ष्य सिर्फ अनुसूचित जातियों या जनजातियों को नहीं बल्कि अन्य पिछड़ी जातियों समेत सभी दबे कुचले लोगों को एक साथ लाना है। ये उनकी इंक्लूसिव सोच का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी सोच के साथ उन्होंने हमारे संविधान में वो प्रावधान डाले जिनसे भविष्य की रिजर्वेशन पॉलिसीज की नींव पड़ी। बाद में जो मंडल कमीशन की सिफारिशें आईं ओबीसी समुदाय के लिए, वो उन्हीं प्रावधानों की वजह से मुमकिन हो पाईं।
मतलब उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए एक परमानेंट फ्रेमवर्क तैयार कर दिया था। तो जब हम इन चारों स्तंभों को एक साथ रखकर देखते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की एक पूरी तस्वीर सामने आती है, एक संपूर्ण राष्ट्र निर्माता की तस्वीर। उनका काम किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने तो एक आधुनिक, एक प्रोग्रेसिव और एक न्यायपूर्ण भारत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो चलिए एक बार फिर से इन 4 स्तंभों को याद कर लेते हैं। आर्थिक स्थिरता के लिए आरबीआई, मजदूरों के सम्मान और हक के लिए फेयर वर्किंग कंडीशंस, लैंगिक समानता के लिए हिंदू कोड बिल का संघर्ष और सबके लिए न्याय, इंक्लूसिव जस्टिस यानी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के अधिकार। ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल उठता है, आज के भारत में डॉक्टर अंबेडकर का वो जो समानता और न्याय का सपना था, वो कितना पूरा हुआ है? उनकी विरासत हमें यही याद दिलाती है कि एक राष्ट्र बनाना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। और उनका दिखाया रास्ता आज भी उतना ही रेलेवेंट है।